बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनवर हुसैन और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मनवर केमिस्ट के नाम से। आज हम बच्चों शुरू करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपने ऑलरेडी ये तकरीबन चीज़ें मैट्रिक लेवल में पढ़ी होती हैं, ठीक है। तो हम वो आज उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे, ठीक है। जो बेसिक्स आपके चैप्टर के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह हम नहीं करेंगे, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज बेसिक कॉन्सेप्ट में एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि एटॉमिक हिस्ट्री जो है पहला टॉपिक आपका वही है। यानी जो पहले साइंसदान थे वो एटम के बारे में क्या ख्यालात रखते थे, वो एटम के बारे में क्या क्या जानते थे, और एटम के बारे में उन्होंने कैसे हमें जो है वो बतलाया, या एक्सपेरिमेंट कौन से किए थे। सबसे पहले हमारे पास जो ग्रीक आते हैं जी, ठीक है। जो ग्रीक फिलासफर थे, ग्रीक फिलासफर जो थे वो ये कहते थे कि अगर आपके पास मैटर है, मैटर आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो कि मैथ रखती है, जगह घेरती है, वो मैटर होता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, और इसकी चौथी फॉर्म जो प्लाज्मा होती है, ठीक है। अब ग्रीक फिलासफर ये कहते थे कि अगर आप मैटर लो, ठीक है, और मैटर को आप डिवाइड कर दो, मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, ठीक है, तो उसके छोटे छोटे यूनिट बनते जाते हैं। अगर आप उसमें मैटर है, ठीक है, और आप उसको डिवाइड करते जा रहे हो, और आप उसके बाद उसका एक छोटा यूनिट आ गया, आप फर्दर उसको डिवाइड कर रहे हो, उसका मजीद छोटा यूनिट आ गया, आप उसको फर्दर डिवाइड कर रहे हो, आपके पास एक ये जो यूनिट पहुंचेगा, उन्होंने कहा कि एक बेसिक यूनिट आएगा हमारे पास, ठीक है। एक बेसिक यूनिट आएगा, और इस बेसिक यूनिट को वो कहते हैं कि तमाम मैटर का जो है ये बुनियादी जरा है, ठीक हो गया। यानी उन्होंने मिसाल इस तरह आप ले रहे हैं कि आपके पास कोई एक कह लो कि लेड पेंसिल है, या आप कह लो ग्रेफाइट है। अब लेड पेंसिल को आप तोड़ दो, ठीक है, उसके छोटे छोटे पीस कर दो, उसको फर्दर आप डिवाइड कर दो, उसको फर्दर डिवाइड करते जाओ, ठीक है। एक छोटा सा पाउडर की फॉर्म में बिल्कुल टाइनी सा यूनिट बचेगा जिसको आप फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो बेसिक यूनिट होगा, उन्होंने कहा था तमाम मैटर जो है इस एक बेसिक यूनिट से मिलके बना हुआ है। बेशक वो मैटर लिक्विड फॉर्म में है, बेशक वो मैटर सॉलिड की फॉर्म में है, बेशक वो मैटर जो है वो गैस की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। अब इस बेसिक यूनिट को जो नाम दिया था ना, वो हमारे पास आते हैं जी डेमोक्रेटस, ठीक है। डेमोक्रेटस, इसके स्पेलिंग देख लीजिएगा। डेमोक्रेटस जो है ये कहा जाता है कि ये एंशिएंट ग्रीक थे, ठीक है। और इनका जो एरा था ये प्री सक्रोटस था, फिलोसोफर, ठीक है। प्री सक्राटिक फिलोसोफर, यानी सकरात से पहले वाले, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे सकरात के बारे में, ठीक है ना। वो मेरे ख्याल में वो जो जिन्होंने वो जहर का प्याला उनको दे दिया गया था। सकरात फिलोसोफर जो थे, उनसे पहले डेमोक्रेटस जो थे, उन्होंने, ठीक है, इस बेसिक यूनिट का जो नाम है वो रखा था एटम, ठीक है। डेमोक्रेटस ने नाम रखा था, ये जो बेसिक यूनिट बात कर रहे थे ना, ये भी ग्रीक ही थे, ठीक है। अब ये एटम जो नाम रखा था, ये वर्ड आया था ग्रीक एटमॉस से, ठीक है। ग्रीक एटमॉस से वर्ड ये ड्राइव हुआ था, जिससे मुराद क्या होता है, इंडिविजिबल, ठीक है, ना काबिल तकसीम, जिसे आप फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब इसके बाद 17वीं सदी के अंदर
17वीं सदी तक ये बात यहाँ हो गई थी कि आपके पास एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं और कंपाउंड जो है वो कैसे टूट के अपने कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिवाइड होते हैं या सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब लिख लेंगे यहां पर हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एंड how compounds can be broken down into its component or constituent elements। ठीक है, यानी कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और वो मिलके कंपाउंड बनाते हैं और कैसे कंपाउंड को तोड़कर आप उनके सेपरेट एलिमेंट्स में अलग कर सकते हो। ठीक है, ये बात 17वीं सदी में पता चल चुकी थी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जॉन डाल्टन साहब आए थे। ठीक है, इन्होंने अपना एटम के बारे में नजरिया पेश किया था। ठीक है, इसके पोस्टुलेट है, लिख देता हूं यहां पर मैं कि all matter composed of atoms of different elements। ठीक है जी, कि तमाम मादा जो है बना होता है एटमों से जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड यहां पर आप लिख लेंगे या लिखो विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये पोस्टुलेट था डाल्टन का कि तमाम जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के। ठीक है, ये आप लोग बेसिक आपको पता होगा कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक एलिमेंट एक जैसे एटमों से मिलकर बना होता है। अगर आपके पास एक या दो या तीन एलिमेंट होंगे, इट मींस कि हर एलिमेंट के एटम उसके लिए तो सिमिलर होंगे, लेकिन एलिमेंट्स के दूसरे के लिहाज से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो एक एलिमेंट के एटम सेम है बट डिफरेंट एलिमेंट के फिर आपस में एटम क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो डिफरेंट होगी। अच्छा, ये जो पोस्टुलेट है ना, ये जो लिखा हुआ है आपके बुक के ऊपर बच्चों, ये उसने दो लॉ को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद जो है एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एक लॉ जो है बेटा आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कह लो। ठीक है, जो ये हमारे पास पहला है। दूसरा जो बयान किया हुआ है आपके वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है जी, ये दो लॉ है। ठीक है, इनको बेस बनाकर उसने हमारे पास जो है ये वाला पोस्टुलेट दिया था। ठीक है, अब ये लॉ क्या है आपकी बुक में तो इसके बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, इसको तो पता ही होगा आपके पास कि मैटर जो है ना उसको आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मैथ कह लो आप। ठीक है ना, अब आपके पास जो पहला लॉ आता है ए, फर्स्ट ग्रुप का एटम ए है आपके पास, दूसरा एटम बी है, ये मिले हैं आपके पास, बन गया ए और बी। आपको पता है इस एरो के लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है, इस साइड में जो बनता है बेटा वो प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ए और बी जब ये दोनों मिलेंगे, इनका जो भी मास होगा, ठीक है, वो मास जब इधर जाएगा तो वो इस मास के इक्वल होगा। ठीक है, फर्ज करें अगर इन दोनों का मास जो है वो 20 बनता है, एक और बी का मिला के, तो जो मेरे पास बनेगा ना प्रोडक्ट, इसका मास भी क्या होगा बच्चों, वो भी 20 होगा। तो ये ला यही बताता है कंजर्व रहता है, इंटैक्ट रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, ए और बी मिले, कोई दो एटम है। ठीक है,
और जब मिला है हमारे पास बना प्रोडक्ट वो भी उसी मास वाला है। ठीक है, ये तो जनरल मिसाल आ गई। चलिए की मिसाल देते हैं। देखिए आपके पास है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों मिले और मिले के क्या बन गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सही है, बैलेंस है, आपको नजर भी आ रहा है। वैसे कार्बन का मास क्या था बच्चों, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16 होता है, तो दो का कितना आएगा, 32। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहां पर देखो तो कार्बन का 12, ठीक है, और ये 16 और दो पर क्या आएगा बेटा, 32। जमा कर दो, क्या आएगा दोनों का मास, 44 आ गया। ठीक है, इसका मैस और इसका मैस दोनों तरफ जो मैस है बेटा वो क्या है, कंजर्व है। इसका भी 44 है और इसका भी 44 है। ठीक है, अच्छा मैं बयान ये कर रहा हूं, याद रखिएगा कि हमने ये जो पास्टुलेट लिखा है ना बुक के ऊपर, इसको इन 2 लॉ की बुनियाद पे या इन 2 लॉ की बेस पे बनाया गया था। ठीक है, तो पहले दिया गया हमारे पास दूसरा लॉ, वो कौन सा है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अच्छा ये आपने पहले नहीं सुना होगा, सिंपल सा है वैसे, इसकी डेफिनेशन आपको मे भी लेके थोड़ी सी बड़ी है लेकिन समझ आ जाएगी, फिक्र ना करें। A given compound या in a given compound in a given compound always contains a given compound या a given chemical compound कह ले आप लोग। ठीक है, चले केमिकल लिख ले बेशक यहां पर। A given chemical compound always contains its component elements in fixed ratio and does not depends on their source and method of preparation। अच्छा ये डेफिनेशन है, इसके जिक्र प्रश्न में आता हूं, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई केमिकल कंपाउंड दिया हुआ है, उसके जो मिलाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी रेशियो फिक्स होगी। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव वो किधर से बन के आया है, उसका सोर्स क्या है और उसके लिए कौन सी मेथडोलॉजी आपने बनाई है। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल बता दो आपको, देखिएगा। और से फर्ज करें आपके पास है जी सी वाटर। ठीक है, दूसरा आपके पास है रेन वाटर, तीसरा आपके पास बेटा टैप वाटर। ठीक आ गया, आपने 3 जगहों से पानी को कलेक्ट किया, सी वाटर, रेन वाटर और तीसरा है टैप वाटर। ठीक हो गया, 3 जगह से आपने कलेक्ट किया है। अब सी वाटर की बेटा कंपोजिशन क्या होती है, H2O ही होगा ना हमारे पास। इसकी शाबाश, हाँ जी ठीक हो गया, इसकी बेटा ठीक हो गया। अच्छा अब आपको पता है हाइड्रोजन के 2 होते हैं, एटॉमिक मास और 16। ठीक है, इस तरह इसका भी आ जाएगा बेटा, इसका देख लो ऐसे ही आएगा। इसको अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो क्या आएगा बेटा, ये कट जाएगा तो क्या बनेगा 1:8 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, कट जाएगा तो इसका भी ये आएगा बेटा 1:8, ये आया हमारे पास। अब देखो गौर से, टैप वाटर की रेशो, रेन वाटर की रेशो, सी वाटर की रेशो क्या आ रही, फिक्स नहीं आ रही। पहले क्या था, a given chemical compound always contain its component elements
इन फिक्स्ड रेशो। मैंने इसलिए रेड किया था फिक्स्ड रेशो को, ठीक है, समझाने के लिए कि भाई आपके पास जो भी दिया गया केमिकल कंपाउंड है उसकी केमिकल जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशो क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक हो गया। दूसरा पार्ट, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन देयर सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस बात को तो डिस्कस ही नहीं करना कि पानी आपने समंदर से लिया है, दरिया से लिया है, या रेन वाटर है, या टैप वाटर है, या कहीं और से वाटर आया है, वो ऐसे ही है, तो रेशो तो सेम आ रही है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दूसरा लॉ है। कौन सा लॉ बेटा, ये हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर गौर करें और इसमें गौर करें तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो क्या है कि भाई एटम को कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास कंपाउंड आ गया वाटर, दूसरा जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसमें हमारे पास एटम कार्बन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, इधर हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसा होता कि मैटर में बेसिक यूनिट एटम ना होता तो ये वाला लॉ नहीं बनना था। क्या ख्याल है, क्या उसकी फिक्स रेशियो आती, नहीं आनी थी ना भाई, हमारे पास फिक्स रेशियो नहीं बननी थी अगर कोई एटम ना होता तो, ठीक है। यहां पर देख लो मास जो है हमारे पास, अगर ये यहां पर कुछ और एंटिटी होती, यहां पर कुछ और एंटिटी होती, ठीक है, एटम ना होता नहीं में किसी एक में, ठीक है, तो यहां पर कुछ और बनना था, ठीक है। इसमें हमारे पास ये चीज हमें बताई जा रही है, या हम समझ सकते हैं कि जो डाल्टन ने समझा होगा वो ये है कि भाई इसके अंदर और इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर उसने इन दोनों को पढ़ के ये पोस्टुलेट करा था, जब बनाया था कि हमारे पास जो मैटर है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, बुनियादी जरा है, वो क्या है, एटम है। होप सो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ एटम की डेफिनेशन के ऊपर, जो कि आजकल आपको बताई जाती है। क्या जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction, यही होता है, ठीक है। यानी छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है या लेता है, वो एटम कहलाता है, ठीक है। आपको बाद बुक्स में, आपकी बुक में तो नहीं है, ये भी मिलता है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन दैट रिएक्शन, यानी रिएक्शन में वो एटम टूटता नहीं है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन एटम बताते खुद टूटता नहीं है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो जो कि आपको मिलती है और बुक्स के अंदर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट, कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि आजादाना रह भी सकता है और नहीं भी रहता, ठीक है। ये अब लिख ले, मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप नोट करते हैं साथ में। और आप लोग भी जब भी लेक्चर सुने तो बराए मेहरबानी आप अपनी पेंसिल और कॉपी अपने पास रखें, नोट करते जाएं, नोट करते जाएंगे, आपके नोट्स बनते जाएंगे, आपको आपकी लिखी बात जो है वो आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब एटम जो है हमारे पास देखिए, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो ये एक एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब लिख सकते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये आजादाना रह सकते हैं एटॉमिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। जबकि अगर आप देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, हाइड्रोजन है, ठीक है, और कोई भी डायटोमिक हेलोजन ले लें, ठीक है। ये हमारे पास जो है कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, यानी ये आजादाना नहीं रह सकते, ये डायटोमिक फॉर्म के अंदर रहेंगे, ठीक है। अब यहां तक हमने एटम की फॉर्म के लिए डेफिनेशन कर ली, हमने इसकी हिस्ट्री पहले, ठीक है, उसके बाद यहां तक पहुंच गए। अब हमारे पास इसके बाद आया था जी, अच्छा डेफिनेशन जो हमने की है इसमें हमें
जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे इस पर बात करनी है। पहले तो ये था ना कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहले की अगर आप पहले की डेफिनेशन करो ना तो ये थी, जो कि यहाँ पर मुझे बता देनी चाहिए थी, और डेफिनेशन के स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है ना, कि आप जिसे मजीद तकसीम नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन थी पहले, लेकिन बाद में वो क्या लगे रिजेक्ट हो गई थी। इसी तरह ये कंजर्वेशन वाला ये जो लॉ है और ये वाला जो है, ये अब होल्ड कोई नहीं करते इतने ज्यादा, ठीक है ना, इसमें जिद्दत आ चुकी है, ठीक है ना, पहले माने जाते थे, अब इतने ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होते, ये याद रखिएगा साथ साथ में, ठीक है। अब हमने बोला कि तारीख में ये लिखा हुआ था, या में मिलता है कि एटम आजादाना तौर पे, सॉरी, एटम जो है वो हमारे पास तकसीम नहीं हो सकते, लेकिन अब जो जदीद तहकीक है, ठीक है, उससे पता चला है कि एटम को ना सिर्फ तकसीम कर सकते हो, बल्कि आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल भी आपको मिलते हैं, और 100 के लगभग हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं बेटा जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ये बेसिक तो आपको बताऊंगे ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, हाइफ्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, नंबर आ जाएगा, पॉजिट्रॉन, मैसॉन, इस तरह के सैकड़ों, ठीक है, हमारे पास 100 के लगभग है सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं एटम के अंदर, यानी ना सिर्फ एटम को आप तकसीम कर सकते हो, बल्कि एटम के अंदर भी 100 के लगभग ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि दरियाफ्त किए जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन बुनियादी कौन कौन से भला, ये 3 है, पता हो क्या आपको, हमारा वहां से नहीं सी पड़ता है ज्यादा, ठीक है, बाकियों का पास रोल ना होने के बराबर ही होता है, लेकिन होता है। इसके बाद हमारे पास आते बेटा जी बर्जीलियस साहब, बर्जीलियस, यहां पर ये आएगा, बर्जीलियस जो थे हमारे पास साइंटिस्ट, इन्होंने 2 काम किए थे जो कि आपके बुक पर मेंशन है, ठीक है, सिर्फ 2 काम नहीं किए, लेकिन जो आपके बुक पर मेंशन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो 2 है, ठीक है। एक तो ये है कि मैंने एटॉमिक मासेस जो है वो किए थे, ठीक है, एटॉमिक मास जो है उसके बारे में बताया था, जो कि जदीद एटॉमिक मासेस के बिल्कुल करीब करीब है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे पास, इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल कैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, जिससे जब सिंबल का जो सिस्टम था वो इन्होंने मुतारफ करवाया, ठीक है। एक तो एटॉमिक मासेस के बारे में इन्होंने बताया था, दूसरा एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली सिंबल कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी बर्जीलियस ने ही बताया था, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, साथ साथ लिख रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। अच्छा, इसके बाद बेटा बात करेंगे एविडेंस ऑफ एटम, यानी भाई एटम के बारे में बात तो कर रहे हैं, किसी ने देखा भी है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इतना छोटा होता है कि आप इसको ज़ाहिर आंख से दूर की बात है माइक्रोस्कोप के जरिए से भी नहीं देख सकते, जो आम माइक्रोस्कोप होती है ना उसके अंदर बेटा विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो कि एटम जितने छोटे पार्टिकल को नहीं दिखा सकती, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो आप ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वैसे कि जो माइक्रोस्कोप होती है, ठीक है, अब लेकिन ये फेल हो जाती है, या ये एटम के स्ट्रक्चर को या एटम को दिखा नहीं पाती, ठीक है। तो इसके लिए आप क्यों, इसके अंदर क्या सवाल था पहला, विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट की बेटा जी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो लार्जर होती है इससे, किससे भला, एक एटम से,
एक एटम का जो साइज है उससे विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ वो बड़ी होती है, लिहाजा उसके ऊपर से गुजर जाती है, हमें एटम का पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ क्या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल किया गया बेटा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई, जिसमें आप बेटा इस्तेमाल करते हो किसको बोला? इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल करते हो, और इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है इससे कहीं ज्यादा होती है, और ये एटम को दिखाने में कामयाब हो गई थी। ठीक है, जो आपके बुक में मेंशन किया हुआ है वो बेटा ये है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन, कितनी मैग्नीफायर किया गया था? 15 मिलियन, 15 मिलियन टाइम बड़ा करके दिखाया एक एटम को। ठीक है, ग्रेफाइट का पीस था, ठीक है ना, ग्रेफाइट के अंदर एटम को देखना था, ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है ना, तो उसको कितना बड़ा करके दिखाया? 15 मिलियन। आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन 1 करोड़, ऐसे ही है, और 15 मिलियन आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ 50 लाख गुना। इतना बड़ा करके जब दिखाया गया ग्रेफाइट के पीस को, तो आपकी बुक पर जो इमेज बना हुआ है उसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन है ना वो कार्बन के एटमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, 15 मिलियन मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये आपके पास एक पॉइंटर है, अगर ये एक एटम कंसिडर किया जाए और इसको इतना बड़ा किया जाए उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से, तो आप अंदाजा लगा लो कि इस जैसे 15 मिलियन या 1 करोड़ और 50 लाख पॉइंटर इसके इर्द गिर्द पड़े होंगे। जितना इमेज वो बड़ा बनाएंगे ना, इतना बड़ा इमेज एक एटम को बड़ा करके देखा गया, फिर जाकर आपको वो जो डार्क बैकग्राउंड के साथ साथ ब्राइट नजर आ रहे हैं ना, वो कार्बन के एटम्स हैं जो कि आपको बुक पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा पूछ लो। ठीक है, इसको रेज करना है अभी मैंने। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में इसका रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, बाद में बाकी रेज कर लेंगे बेटा। हमने बात की आज एटॉमिक हिस्ट्री के बारे में कि जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो ये कहते थे कि अगर आपके पास मैटर है किसी भी टाइप का है, आप उसको डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, तो एक यूनिट पे पहुंचोगे। ठीक है, ये जो यूनिट है, ठीक है, इसको बेसिक यूनिट कहा गया, और बाद में डेमोक्रेटस ने जो आया था उसने इसका नाम रखा एटम। ठीक है, एटमॉस से वर्ड जो है ड्राइव किया गया है। ठीक है, सोक्राटिक, प्री सोक्राटिक बोलते हैं इसको, यानी सोक्रात के जमाने फिलोसोफर से पहले ये वाला आदमी जो है वो आया था। ठीक है, अच्छा, ये जो है एक पर्सन के बारे में है। ठीक है, उसके बाद स्कूल ऑफ थॉट आता है कि उसको फॉलो करने वाले या उसको रिजेक्ट करने वाले। ठीक है, और ये डेमोक्रेटस ने उस बेसिक पार्टिकल को एटम का नाम दिया क्योंकि वो एटमॉस से निकला था, जिससे मुराद क्या होता है बेटा? इनडिविजिबल। अच्छा, एक बात मत ये बताऊं, इसका एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेटस का। ठीक है, इसने सी शेल लिया था, सी शेल इसने लिया था। ठीक है ना, सी शेल जो इसका एक्सपेरिमेंट है, सी शेल लिया और उसको ब्रेक अपार्ट करके हाफ कर दिया, उस हाफ को फर्दर तोड़ दिया, उसको फर्दर तोड़ दिया, और सी शेल को तोड़ के उसने बिल्कुल ही पाउडर बना दिया। ठीक है, और उस पाउडर का बहुत छोटा जो पार्टिकल था जिसको वो मजीद तकसीम ना कर सका, इसने बोला था कि ये क्या है? ये एटम है, ये इसका एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद बेटा 17वीं सदी आई, उसके में आप एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं और वो मिलके हमारे पास बनाते हैं कंपाउंड, और कंपाउंड को आप सिंपलेस्ट एलिमेंट्स के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये बातें पता चल चुकी थी। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास डाल्टन साहब आए, जिन्होंने बोला था कि तमाम मैटर जो है वो एटमॉस्फेयर के बना था, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और वो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफर करती हैं। ठीक है, इसकी बुनियाद जो थी बेटा 2 लॉ थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रपोर्शन था। ठीक है, इसके अंदर मास जो कंजर्व रहता, चेंज नहीं होता, और डेफिनेट प्रपोर्शन में मैंने आपको समझा दिया कि जो रेशियो होगी वो फिक्स रहेगी। ठीक है, किसी भी केमिकल कंपाउंड की उसके जो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और इर्रिस्पेक्टिव इस बात से क्या वो कहां से आ रहा है, सोर्स क्या है, किस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये चीज बनी है, पर बनी वही है ना। अगर सेम ही चीज बन रही है तो उसके अंदर हमारे पास सिमिलरिटी सराब पाई जाती है रेशियो के अंदर। ठीक है,
डेफिनेशन मॉडर्न जो है हमारे पास वो क्या है, वो ये कहती है कि भाई जो आप कहते हैं ना कि इंडिविजिबल नहीं है, तो ये बात गलत है, डिविजिबल है, एटम को तकसीम किया जा सकता है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, ठीक है। अब इसके ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि वो आजाद न रह सकते और बात सूरत में नहीं भी एग्जिस्ट करता, ठीक है। और एक केमिकल रिएक्शन के चेंज के नतीजे में वो टूटता नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो जो आजादा न रह सकते हैं वो ये वाले हैं जो कि डाइटामिक पॉलीटामिक होते हैं हमारे पास, वो इस तरह आगे आ जाते हैं, ठीक है। आगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये कैसे भाई जब हमारे पास फर्दर टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आती गई तब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता चलता गया, ठीक है। इसमें से 100 के लगभग जो है वो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बेटा वो बेसिक है, बाकी भी हैं, बेसिक थोड़ा ज्यादा पार्ट इनका होता है। इसके बाद जो जैकब बर्ज़ैली साहब थे, इन्होंने क्या किया था जी, एटॉमिक मास किया को बयान किया था या निकाला था, और दूसरा जो है एलिमेंट को सिस्टमेटिकली कैसे सिंबल दिए जाते हैं वो इसने किया था, ठीक है। इसकी खिदमत जो बुक पर मेंशन है। फिर एटम का एविडेंस है, ठीक है, और उसमें हमारे पास जो है वो माइक्रोस्कोप जो है विजिबल लाइट वाली, ठीक है, उसमें उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, लिहाजा वो दिखा नहीं पाती एटम क्योंकि वो छोटा है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये बहुत छोटे पार्टिकल को भी दिखा सकती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये बीम के तौर पर गिराए जाते हैं। और उसके बाद जो है बेटा फिर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई जिसमें हमने 15 मिलियन टाइम जो है उसको मैग्नीफाई किया, फिर हमें एटम जो है वो नजर आया था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मॉलिक्यूल का पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। इसका नोट कर लें, ब्रेक। हाँ जी, अब हम बेटा अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि 20वीं सदी में अच्छा अब मैं आपको बेटा आपको बताता हूं कि 20वीं सदी के अंदर हमारे पास 20th सेंचुरी के अंदर एक्सरे स्टडी के जरिए से जो एटम का डायमीटर है वो मालूम किया गया, ठीक है, ठीक है। एटम का बेटा जी डायमीटर मालूम किया गया और वो था हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है जी। आपको मालूम है बेटा कि हमारे पास 10⁻⁻9 जो है बेटा वो किसके बराबर होता है, पहला नैनोमीटर के, ऐसे ही है। तो अगर 10⁻⁻7 से आप लिख सकते हैं इसको 0.2 नैनोमीटर, ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि यही तो बन गया नैनोमीटर हमारे पास, और ये वाला जो इसमें पॉइंट आ गया, ठीक है। तो उसका डायमीटर जो मालूम किया गया एक्सरे स्टडी के जरिए से वो इतना था, ठीक है। और जो मैस है हमारे पास एटम का वो वेरी करता है बेटा, उसको उसकी जो रेंज है वो हमारे पास आती है जी 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 किलोग्राम तक, ठीक है। अच्छा माइनस इधर 27 है, 25 उधर -10 है, इसका मालूम है ना कितने पार्ट है। यानी यहां पर अगर बात करें डायमीटर का तो ये 2 से पहले आपको कितने लगाने पड़ेंगे, 10 मरतबा 0 लगाना पड़ेगा, यानी अशारिये के बाद बेटा 10 मरतबा 0 आएगा, फिर 2 आएगा, 0.000 एंड सो ऑन, फिर 2 आता है, इतना छोटा है। और यहां पर देखो सोने पे होगा 10⁻⁻27 है, यानी पॉइंट के बाद अगर आप लिखो 0.000 चलता जाएगा, कितने 0 लगाएंगे आप लोग, 27 एंड 25, उसके बाद आएगा वैल्यू 1, ठीक है। यानी इतना ज्यादा थोड़ा या छोटा इसका मास है, ठीक है। और इसको हम तो आमतौर पे बयान करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, AMU के अंदर, और एक AMU होता है 1.661 ऐसे आएगा क्रॉस 10⁻⁻27 kg, ठीक है बेटा जी। ये हमारे पास एक AMU की वैल्यू होती है।
समझ आ गया। अच्छा, ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इस पर अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपका आने वाले टॉपिक्स के अंदर ना, जब हम रिलेटिव अबंडेंस की बात करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे, ठीक है ना, तब आपको ये वाली वैल्यू भी बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती है और कहां से आती है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको वैसे ही देख लें। अब बात करें बेटा मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन है? प्योर सबस्टेंस का वो छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि आजादाना रह सकता है। प्योर सबस्टेंस का छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि आजादाना रह सकता है, क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a pure substance which can exist independently। ठीक है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए प्योर सबस्टेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नोन एज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सिंपल सी है। अच्छा, मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, लाइक आपका पास आ गया जी, HCl का मॉलिक्यूल है, हीलियम एक मॉलिक्यूल है, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, चले अब इसको डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल को थोड़ा सा, जो कि आपके बुक में किया हुआ है। देखो मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा आ गया मेरे पास HCl, एसिड ही है HCl। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास O2 ऑक्सीजन है, और अब कह लो बेटा जी हमारे पास H3PO4। ठीक है, अच्छा ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर एटम कितने हैं देखो तो पहला, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, कितने बन गए? शाबाश, कितने बने? हाँ जी, 4 और 1, 5 और 2, 7 बन गए। कितने एटम है बेटा इसके अंदर? 7। इसके अंदर कितने एटम है? 2। इसके अंदर कितने एटम है बेटा? 2। इसके अंदर कितने एटम है? 3, इसके 1, 4 और 4 8। समझा रही? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं? ठीक है, इसको बेटा कहते हैं हम लोग क्या बोला? एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? डेफिनेशन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम पाए जाते हैं, उस एटम की क्या कहलाती है बेटा जी, सॉरी वो मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। इसके अंदर देख लो 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 3 और 4 7 एटम। इसके देख लो 2 बंदे, इसके भी 2, और इसके 3 और 4 और 4 8। सो 8 2 2 और 7, ये क्या है? मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की, तो हम लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है किसकी क्लासिफिकेशन है बेटा? मॉलिक्यूल की। ठीक है, हम लिखेंगे इसकी टाइप्स की बिना पे, और दूसरा बेटा लिखेंगे हम क्या बोला? नंबर ऑफ एटम्स की बिना। ठीक है, यहां पर क्या है? टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताता हूँ। वैसे ये जो क्लासिफिकेशन है आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लें। नंबर ऑफ एटम देखें हमारे पास, आपने पढ़ा होगा बेटा पहले मोनोटॉमिक पढ़ा था ना, डाइटॉमिक, फिर क्या पढ़ा था बेटा? ट्राइटॉमिक, और फिर क्या था हमारे पास? पॉलीएटॉमिक पढ़ा था ना आपने। ठीक है, मोनोटॉमिक में क्या आएगा बेटा जी, यानी इसकी क्या आ जाएंगे बेटा जी? नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम मौजूद है एक मॉलिक्यूल के अंदर। मोनो में हमारे पास क्या आएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह। डाई में क्या आ जाएगा बेटा? O2, HCl, 2 एटम है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर। ट्राई में क्या आ जाएगा बेटा? ओजोन लिख लें आप लोग, NO2 लिख लें, 3 एटम है। ठीक है, ओली में क्या आ जाएगा हमारे पास? H2SO4,
H3PO4 या ग्लूकोज लिख ले C6H12O6, ऐसे ही है। ये पॉलीएटॉमिक, ट्राइटॉमिक, डाई और मोनो, ठीक है। क्योंकि 2 या 3 के बाद जब हम ज्यादा जाते हैं ना फिर टेट्रा पेंटा नहीं करते हैं बल्कि हम पॉली कह देते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम मौजूद है तो मोनोटॉमिक है, अगर 2 एटम मौजूद है तो डाइटॉमिक है, अगर 3 है ट्राई है, और अगर 3 से ज्यादा एटम मौजूद है तो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एटम्स की तो उसमें बेटा हमारे पास आता है 2 टाइप्स। कौन कौन सी 2 टाइप्स है? एक को बेटा हम कहते हैं होमोटॉमिक और दूसरी बेटा हमने पढ़ा होगा हेट्रोटॉमिक। होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक बेटा जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी मॉलिक्यूल है लेकिन एक ही तरह के एटम है, S8 सल्फर, P4 O2, ठीक है ना। इसमें अगर गौर करें तो इसमें सल्फर के 8 है, फास्फोर के 4, इसके 2 हैं, एक ही तरह के एटम है, ठीक है। मॉलिक्यूल है, एक ही तरह के एटम है, तो क्या आएगा बेटा होमोटॉमिक। हेट्रो में क्या आएगा बेटा हमारे पास H2SO4 C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। और जो मर्जी लिखते हैं ABCD, ठीक है ना। जिसमें मुख्तलिफ एटम हो और मॉलिक्यूल बनाए वो पॉली एटॉमिक भी होगा, नंबर के लिहाज से वो हाइड्रोटॉमिक भी होगा। ये पॉली एटॉमिक भी है और होमोटॉमिक भी है, ये भी पॉली एटॉमिक है और होमोटॉमिक है। नंबर इसके 4 है और टाइप एक ही है। इसमें देखो इसके नंबर ज्यादा है, ठीक है, और मुख्तलिफ इकसाम है तो हेट्रो आ जाएगा, ठीक है। सो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो मॉलिक्यूल को कि उसके अंदर किस टाइप के एटम मौजूद हैं और कितनी तादाद में या कितनी संख्या में मौजूद है, जैसे इंडिया वाले बोलते होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी तादाद के लिहाज से और ये टाइप्स के लिहाज से, ठीक है। अब आ जाइए साइज के लिहाज से, ठीक है। लास्ट है हमारा, परेशान ना हो। साइज के लिहाज से आपको पता है साइज के लिहाज से 2 तरह बयान करेंगे हम लोग, ठीक है। एक को बेटा हम लोग कह देंगे माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जबकि दूसरा कौन सा बोलेंगे बेटा आप, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है जी। एक कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास है माइक्रो, दूसरा कौन सा है मैक्रो। माइक्रो में हमारे पास उनके जो एटॉमिक वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, थोड़ा होता है, ठीक है। इसमें आप कह लो जैसा कि H2O, HCl, HNO3 एटसेट्रा, ठीक है। इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है। हमारे पास ये माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं, जबकि मैक्रो में हमारे पास जैसा कि प्रोटीन आ जाता है बेटा हमारे पास, लिपिड्स, फैट्स वगैरह, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है बेटा हमारे पास ये 10,000 इसके अंदर हमारे पास एटम्स होते हैं, ठीक है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। और बेटा जी ये 68,000 टाइम्स हैवियर होता है, किससे बना, हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा कह लो कि हैवियर होती है, इनका साइज बड़ा होता है, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है, ठीक है। साइज बड़ा तो आपको बहुत बड़े नजर नहीं आ जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है। और यहाँ पर जो है हमारे पास एटॉमिक वेट का उनके जो अंदर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो इंडिविजुअल का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करें अगर इकट्ठा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा उसका थोड़ा सा काम आएगा, ठीक है। सो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में डिवाइड किया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है बेटा वो आयन होगा, लेकिन वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई दर्द हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज़।